रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आए दिन समाज के अंदर कुछ इस तरीके से क्राइम हो रहे हैं। आप अगर एक डाटा उठा के देखेंगे तो इस समय जो पति और पत्नी वाला रिश्ता है वो कुछ इस तरीके से कलंकित होता चला जा रहा है कि आज के ज़माने में लोग शादी करने से ही डर रहे हैं। चाहे लव मैरिज की बात हो या फिर अरेंज मैरिज की बात हो, दोनों ही केसेस में क्राइम देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, हाल फिलहाल में अगर बात करें तो ये जो कहानी की शुरुआत हुई थी तो वो सौरभ राजपूत, जो मेरठ में मुस्कान ने जो अपने पति को नीले ड्रम में चुन दिया था, उसके बाद से तो मानो आप देखेंगे तो पति और पत्नी वाले केस में जो क्राइम की हदें हैं वो कुछ इस तरीके से पार हुई हैं कि इस रिश्ते को इतनी बार कुचला गया है कि इस बहुमूल्य रिश्ते का जो मोल है ये कहीं ना कहीं आज के समय में शक की एक तरीके से घेरे में आ चुका है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर रिश्तों का कुछ इस तरीके से कत्ल होता है कि पुलिस जिस कातिल को 8 दिन तक इधर उधर ढूंढती रही, बल्कि वो कातिल तो उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर रहा था जिस डेड बॉडी को, यानी जिस व्यक्ति को उसने मारा था। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमेशा की तरह, हमेशा तो नहीं करता लेकिन कभी कभी बोलता हूँ आप लोगों से, दिल जब कभी परेशान होता है, जब व्यूज़ नहीं देखता हूँ मेहनत के हिसाब से। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग अपना प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूला करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट्स मुझे एक गिलास ग्लूकोज की तरह काम करता है। मैं जब उस कमेंट्स को, उस लाइक को देखता हूं तो मुझे अगले दिन वीडियो बनाने के लिए एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, ताकि मैं आप लोग के सामने और भी बेहतर अंदाज में क्राइम स्टोरी लेके आ सकूं। तो हर कहानी के अंदर एक बड़ा मैसेज भी होता है, तो इस कहानी को भी आप लोग अंत तक सुनिएगा कि इस कहानी के अंदर आखिरकार क्या से क्या हुआ, और उसके बाद में आप लोग अपनी राय भी दीजिएगा। दोस्तों, बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से, और इसी मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह लगती है उज्जैन। और ये जो उज्जैन है इसी के अंतर्गत एक तहसील आती है, नागदा तहसील। और ये जो नागदा तहसील है इसी तहसील के अंतर्गत एक थाना आता है, बिरला ग्राम थाना। ये जो बिरला ग्राम थाना है इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, भगतपुरी गांव, और इसी गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। ये जो परिवार है, इस परिवार में परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम है हुकुम गिरबाल, और हुकुम गिरबाल की टोटल 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी जो कि रहने वाली रतलाम की है, दूसरी जो पत्नी है ये बदनावर की रहने वाली है, लेकिन दूसरी वाली पत्नी से इसने प्रेम विवाह किया था। जब इसकी पहले वाली शादी हुई थी, शादी होने के बाद में जब ये अपनी पत्नी के साथ में रहना शुरू करता है तो उसके बाद में इन्हें बच्चे भी होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता है, समय का पहिया चलता रहता है, तो आखिरकार इसकी मुलाकात बदनावर की रहने वाली आरती के साथ में होती है। अब आरती से ये प्रेम संबंधों में पड़ जाता है, लगातार उससे बातचीत करता, उसे अपनाने की कोशिश करता, लेकिन ये भी शादीशुदा था हुकुम गिरबाल। लेकिन शादीशुदा होते हुए आखिरकार ये दूसरी लड़की से कैसे शादी करे, ये पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन इसके ऊपर इश्क का कुछ इस तरीके से भूत सवार था कि ये बदनावर की रहने वाली उस आरती को छोड़ना भी नहीं चाहता था, और आखिरकार ये आरती को अपने साथ भगा कर ले आता है। उसके बाद में ये अपनी पहली वाली पत्नी के साथ में ही आरती को भी रखता है। अब ये जो पूरा परिवार था हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, और इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, 18 जुलाई साल 2025। दोस्तों, इस 18 जुलाई साल 2025 को रात के समय सब लोग सोए हुए थे, जो बच्चे थे वो भी सोए हुए थे, जो पहले वाली पत्नी थी वो बाहर दूसरे वाले कमरे में सोई हुई थी, और ये जो हुकुम गिरबाल था ये अपनी दूसरी वाली पत्नी यानी आरती के साथ में दूसरे रूम में सोया हुआ था। अचानक से कुछ नकाबपोश बदमाश जो थे वो इस घर के अंदर घुसते हैं। पहले एक नकाबपोश बदमाश जो होता है वो दीवार छलांग कर घर के अंदर घुसता है, उसके बाद गेट खोलता है, दूसरे वाले को भी अंदर लेता है, और उसके बाद ये लोग अंदर से दरवाज़ा लगा देते हैं। उसके बाद में बड़ी ही बेरहमी के साथ में इस हुकुम गिरबाल की हत्या कर दी जाती है। सुबह सुबह जब परिवार वाले उठते हैं, बल्कि जो पत्नी आरती थी वो तो उसी समय ही चीखने लग जाती है। अब उसकी चीखें सुनकर पहले वाली पत्नी भी दौड़ी दौड़ी भागी आती है, बच्चे भी भागे भागे आते हैं। अब दोस्तों, उसके बाद में मोहल्ले पड़ोस के लोगों में जब ये आवाज़ पहुंचती है, चीखने और चिल्लाने की, जब उनके कान के अंदर ये आवाज़ें जाती है, तो मोहल्ले पड़ोस के लोग भी उस तरफ भागते हैं। घर के अंदर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि हुकुम गिरबाल की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई है। अब दोस्तों, इस तरीके से अचानक से कुछ बदमाश घर के अंदर घुसे और इतनी ज़्यादा बेरहमी के साथ में हत्या कर दी गई। देखते ही देखते पूरे गाँव के अंदर ये जो खबर थी आग की तरफ फैल जाती है। हर कोई हैरान था, क्योंकि इससे पहले इस गांव के अंदर इस तरीके का कोई भी क्राइम नहीं हुआ था, और आज एक घर के अंदर घुसकर
किसी व्यक्ति की इतनी बेरहमी से हत्या कर देना कहीं ना कहीं ये लोगों को एक तरीके से सोचने और समझने पे मजबूर कर रहा था। लिहाजा ये बात जो थी पुलिस तक पहुंचती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पे पहुंचने के बाद में पुलिस लोगों को वहां से थोड़ा सा हटाती है, थोड़ा सा साइड करती है एंड उसके बाद में डेड बॉडी जो थी उसको अपनी कस्टडी में लेती है एंड डेड बॉडी को कस्टडी में लेने के बाद में सीधा से पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इधर डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, इधर इस पुलिस को ये केस सुलझाना था। तो सबसे पहले पुलिस इस केस की शुरुआत करती है पूछताछ की। तो सबसे पहले हुकुम गिरबाल के घर वालों से ही पूछताछ की जाती है। पुलिस को शुरुआती पूछताछ में ये पता चलता है कि जो हुकुम गिरबाल है इसने टोटल 2 शादियाँ की थी। पहली वाली जो पत्नी है वो रतलाम की रहने वाली थी, लेकिन उसके बाद में इसका आरती जो कि बदनावर की रहने वाली थी इसके साथ में प्रेम संबंध हुए। उसके बाद में ये इसे प्रेम विवाह कर लिया इसने भगा के और उसके बाद में ये अपने परिवार के साथ रह रहा था। लेकिन इसी 18 जुलाई साल 2025 को कोई नकाबपोश बदमाश जो होते हैं वो घर के अंदर घुसते हैं और बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर देते हैं। पुलिस सबसे पहले जो पूछताछ करती है तो वो पहले वाली पत्नी से करती है। तो पहले वाली पत्नी बताती है कि हम तो बाहर सोए हुए थे और जो आरती थी वो तो उसी कमरे में सोई हुई थी। लिहाजा पुलिस जो थी वो आरती से पूछताछ करती है। तो आरती बताती है कि हाँ मैं जाग रही थी उस समय, लेकिन अचानक से वो लोग आते हैं, मैं कुछ देख पाती कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो लोग मेरे ऊपर कंबल डाल देते हैं और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मारते पीटते हैं और उसके बाद में मेरे पति की बड़ी ही बेरहमी के साथ में हत्या कर देते हैं। और उसके बाद में जब तक मैं उस कंबल को हटाती हूँ, चीखती हूँ, जब तक वो लोग फरार हो जाते हैं। अब पुलिस के सामने आरती जब इस तरीके से बताती है तो पुलिस बड़ा हैरान होती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो जाएगा और अगर ये मामला हुआ है तो कोई दुश्मनी का एंगल, कोई चोरी डकैती का एंगल होगा। लिहाजा पुलिस वाले घर वालों से पूछते हैं कि तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी है, हाल फिलहाल में किसी से कोई झगड़ा हुआ या फिर किसी से कोई विवाद हुआ, कोई पैसों का लेन देन, कोई ज़मीनी विवाद, कोई पुरानी रंजिश, हाल फिलहाल में किसी ने कोई धमकी दी हो। तो जो आरती होती है साथ के साथ जो दूसरी वाली पत्नी होती है वो कहती है साहब हम तो बड़े सीधे साधे लोग हैं और हमारे जो पति हुकुम गिरबाल थे वो भी बहुत सीधे साधे थे, तो उनका ना कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ, ना किसी से कोई रंजिश थी। बस काम पे जाते थे, काम से लौट के आते थे, अपने घर में रहते थे, अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। आज किसने उनकी हत्या की है इस बारे में साहब हमें कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस के सामने जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो पुलिस बड़ा हैरान होती है। उसके बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। रिपोर्ट आने के बाद में चूंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, सारी चीज़ें हो गई। रिपोर्ट में बहुत क्लियरली मेंशन था कि पहले इनकी काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई की गई, उसके बाद किसी तेज़ धारदार हथियार से इनका गला रेत कर इनकी हत्या की गई है। अब सारी चीज़ें तो साफ थी क्योंकि मर्डर तो पहले ही था, इसमें कोई शक की गुंजाइश तो थी नहीं। लेकिन अब पुलिस करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ से ये गाँव है, गाँव में ना कोई CCTV, आस पड़ोस देखा भी जाता है तो वहाँ पर कोई CCTV कैमरा भी नहीं होता है। आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, किसी ने किसी को आते देखा, जाते देखा, तमाम लोगों से पूछताछ की जाती है। लेकिन तमाम लोग बताते हैं कि साहब इस इलाके में हमने इस रात किसी को आते जाते नहीं देखा। अब पुलिस बड़ा हैरान थी। इस पूरे मामले के अंदर समय गुजरता चला जा रहा था। डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हो चुका था। एक दिन गुजर जाता है, 2 दिन गुजर जाता है, पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग तरीक़ों से छानबीन कर रही है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे पुलिस के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ रहा था। उसके बाद में पुलिस एक टीम का गठन करती है। ग्रामीण SP मयूर खंडेलवाल, साथ के साथ जो नागदा के CAC हैं वो ब्रजेश श्रीवास्तव जी, और साथ के साथ थाना प्रभारी जो हैं जितेंद्र पाटीदार जी, ये सारे लोग मिलकर इन सारे लोगों के नेतृत्व में एक टीम बनाई जाती है और साथ के साथ कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी उस टीम के अंदर मौजूद होते हैं। और उसके बाद में इस पूरी छानबीन का एक तरीके से नेतृत्व किया जाता है। अब पुलिस चूँकि उसके ऊपर बड़ा प्रेशर बन रहा था, लगातार दिन गुजर रहे थे, 8 दिन के आसपास का समय गुजर चुका था। अब दोस्तों 8 दिन के आसपास का समय गुजर जाता है। पुलिस ने तमाम गांव वालों से, तमाम लोगों से, तमाम रिश्तेदारों से, हर किसी से पूछताछ कर ली थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर के लोगों को ये पता नहीं होता कि किसी से कोई झगड़ा हुआ, कोई विवाद हुआ। आमतौर पे बाहरी लोगों को पता होता है, लेकिन बाहरी लोगों से भी पता किया जाता है तो यही पता चलता है कि साहब उस व्यक्ति का तो किसी से कोई विवाद नहीं था। हाँ, उसने 2 शादियाँ की थी, लेकिन इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई उथल पुथल नहीं थी। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार पुलिस क्या करे। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस जो थी वो बार बार जब घर वालों से पूछताछ की जाती है, जो दूसरी वाली पत्नी जो उसी कमरे में मौजूद थी, जो बोल रही थी कि उसके ऊपर कंबल डाल दिया गया था, पुलिस जब उससे बार बार सवाल करती है तो उसके जो जवाब होते हैं थोड़े से गोल होते हैं। लिहाजा पुलिस को अब ये आरती जो होती है दूसरी वाली पत्नी, इसके ऊपर शक होता है। लेकिन शक के आधार पर आरती को ना तो गिरफ्तार किया जा सकता था, ना इसे सख्ती दिखाई जा सकती थी। जो बातें उससे पूछी जा रही थी वो बता रही थी, लेकिन पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट था। इसलिए पुलिस वाले जो थे अब आरती की कॉल डिटेल्स निकालते हैं। और दोस्तों जब कॉल डिटेल्स निकालते हैं तो यहाँ पर पुलिस को बड़ी ही हैरान कर देने वाली एक कहानी समझ में आती है। दरअसल आरती जो है ये किसी मनीष पाटीदार नाम के व्यक्ति से लगातार टच में है और लगातार उससे बातचीत कर रही है। अब पुलिस इस मनीष पाटीदार के बारे में पता किया जाता है कि ये मनीष पाटीदार कौन है, कहाँ का रहने वाला है। तो पता चलता है कि जहाँ की रहने वाली आरती है बदनावर की,
उसी गांव का यानी रूपखेड़े गांव का ही ये व्यक्ति रहने वाला है, मनीष पाटीदार। अब ये चीज़ें पुलिस के सामने आती हैं तो पुलिस इस एंगल पे छानबीन शुरू करती है, अपने मुख पर एक्टिव करती है, तमाम तरीके की चीज़ें लगाती है। तो पुलिस को ये पता चलता है कि शादी जब आरती ने इस हुक्म गिरवाल से की थी उसी समय से ये इस मनीष पाटीदार की भी टच में थी, लगातार इससे बातचीत कर रही थी। दोनों एक दूसरे से प्रेम संबंधों में थे, दोनों एक दूसरे से प्रेम संबंधों में थे। और जिस दिन हत्या हुई है, हत्या वाले दिन के बाद में पुलिस थाने में कोई व्यक्ति अगर आया था तो वो मनीष पाटीदार भी था। ऐसे में अंतिम संस्कार के समय जब पूछताछ की जाती है, पुलिस बताती है कि अंतिम संस्कार के समय भी मनीष पाटीदार वहाँ पे मौजूद था, 20 साल के आसपास उसकी उम्र है। अब पुलिस जो थी वो मनीष पाटीदार के बारे में जब सिलसिले से जानकारी जुटाती है तो कुछ अहम चीज़ें पुलिस को पता चलती है। दरअसल मनीष पाटीदार और आरती, इन दोनों के बीच में नाजायज़ रिश्ते थे और ये दोनों लगातार एक दूसरे से बातचीत किया करते थे। पिछले कुछ समय पहले की बात है कि आरती मनीष पाटीदार से जब फ़ोन पे घंटों घंटों बात किया करती थी तो इस बारे में आरती के बारे में हुक्म गिरबाल जो उसका पति था उसको पता चल गया था और उसने इस बारे में अपनी पत्नी से बातचीत भी की थी। उसने अपनी पत्नी को समझाया भी था कि तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है, मैं तुम्हें खुश रख रहा हूँ, तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, सारी चीज़ें ओके हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इस बात से आरती इतना डर चुकी थी कि उसने इस बारे में मनीष पाटीदार को बताया। अब मनीष पाटीदार जो था वो यहाँ पर हत्या की प्लानिंग करता है। ये अपने एक दोस्त प्रदीप को मिलाता है अपने साथ में और उसके बाद में 18 जुलाई साल 2025 को ये अपने दोस्त के साथ में उस घर में पहुंचता है। एक व्यक्ति दीवार चढ़ता है, दरवाज़ा खोलता है, उसके बाद में ये दोनों मिलकर हत्या करते हैं और उसके बाद वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। ये लोग बताए थे कि हम लोग बाइक से फ़रार हुए थे, लेकिन हत्या करने से पहले हमने इस पूरे इलाके की बहुत अच्छे से रेकी कर ली थी कि हमें किस रास्ते से आना है, किस से जाना है, कैसे हत्या करनी है, कैसे भागना है, घर के अंदर कौन कौन है, गेट कैसा है घर के अंदर, सारी चीज़ें बहुत आसानी से हमने रेकी कर ली थी और उसके बाद ही इस हत्या को अंजाम दिया। बहरहाल दोस्तों, मनीष पाटीदार हत्या करके फ़रार हुआ। उसके बाद में सुबह को ही आरती के जो मायके वाले थे उनके साथ मिलकर जो एक तरीके से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया रहती उसमें शामिल होने के लिए आता है। पुलिस थाने भी पहुंचता है, अंतिम संस्कार भी कराता है ताकि लोगों को उसके ऊपर शक न हो सके। मायके वालों की तरफ से आया था ये। और जब पुलिस ने सारी डिटेल निकाली और सारी चीज़ें जब इस पूरे केस का खुलासा हुआ तो पुलिस ने मनीष पाटीदार और उसके दोस्त प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के बाद में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को जेल भेजा है। लेकिन जो पत्नी आरती है, इसकी इसमें क्या भूमिका है, ये इसमें संलिप्त है या फिर नहीं है, या फिर इसका कोई रोल है या नहीं है, हत्या करने में इसकी साजिश है या नहीं है, इन सारे ही पहलुओं पर पुलिस अभी छानबीन कर रही है। और जैसे ही पता चलेगा कि आरती इसमें दोषी है तो उसके खिलाफ भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि बहुत पॉसिबल हो कि आरती इसमें शामिल हो, या फिर बहुत पॉसिबल है कि आरती इसमें शामिल ही ना हो। तो कई सवाल हैं और आप लोग बताएगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि आरती इसमें शामिल हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, या फिर मनीष पाटीदार ने ये उसके ही मन की उपज थी जिसने इस वजह से इसकी हत्या कर दी। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हुक्म गिरवाल ही गलत था कि उसने अपनी पत्नी को धोखा दिया था, दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन दोस्तों, आप लोग अपनी जो भी राय रखते हो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। बाकी दोस्तों, कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, सोचता हूँ कि अब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे इसमें प्रियंका सिंह जी ने कमेंट्स किया है, कहा है कहानी बहुत अच्छी है और सच्ची भी है भैया, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, मलिक साहब जी आज की कहानी बहुत ही शानदार है और जानकारी से भरपूर है। तो मंसूरी भाईजान जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है जी, तो दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। उसके बाद में मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई जी हम आपकी कहानी को सऊदी अरबिया से सुनते हैं, तो मंसूरी भाईजान जी आपका शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं जो हमारी कहानी को ओमान से सुनते हैं, तो मोहम्मद रियाज जी आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार है लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब बढ़िया कहानी है, तो दिनेश कुमार जी नमस्कार भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब भाई। एक खान है लिखते हैं नाइस स्टोरी, और अब्दुल मुस्तकीम है लिखते हैं नाइस स्टोरी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मेरा हरियाणा करके आड़ी लिखते हैं, सभी भाई लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि लाइक अगर आप करेंगे तो वीडियो अच्छी उठेगी। नरेश सिरसा गोगरा से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बालिश बिहारी हैं लिखते हैं, मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, आप सभी दर्शक को बोल दीजिए कि कहानी सुनने से पहले डेट देख लिया करें ताकि किसी डेट को कहानी सुन रहे हैं और डेट तभी कमेंट्स करें, थैंक्स सर जी। तो बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जो लोग एतराज़ करते हैं कि हमारा कमेंट्स नहीं पढ़ा गया, अगर वो डेट देख लेंगे, यानी जो कल रात को हमारी वीडियो अपलोड हुई होती है, जो सबसे लास्ट वाली वीडियो होती है, उसी वीडियो पे कमेंट्स करेंगे तो पढ़ पाऊंगा। बाकी और वीडियो पे कमेंट्स करें आप, लेकिन उन कमेंट्स को मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन कमेंट्स ज़रूर करा करें। धीरज शर्मा लिखते हैं, जय श्री राम भाई जी, शावेज भाई कहानी सुना हुआ था और पहले भी सुना हुआ है, कितना पुराना कहानी है, ना लायक करें प्लीज़ भाई, अपनी कहानियों में बदलाव करें। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। दिलशाद अहमद लिखते हैं, नाइस स्टोरी भाई, ये पुरानी स्टोरी है, शायद उस्मान भाई ने सुनाई है, वैसे भी आपके मुंह से सुना तो अच्छा लगा। तो दिलशाद अहमद जी मेरे भाई शुक्रिया।
मंसूरी भाईजान जी हार्ट्स बनाते हैं, दिनेश कुमार जी हार्ट्स बनाते हैं, प्रियंका सिंह जी हार्ट्स बनाती हैं, शीलनिधि जी लिखते हैं शाविज मलिक भाई चलो उत्तराखंड की स्टोरी सुनने को मिली, धन्यवाद जी। और इनके कमेंट्स पर रिप्लाई है मोहम्मद रियाज का, ये लिखते हैं नाइस स्टोरी सर। मंसूरी भाईजान जी ने कमेंट्स किया। सुनील त्यागी जी लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से सुनते हैं, शुक्रिया। राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर महाराज से सुनते हैं। राजेश कुमार ने लिखते हैं शाविज मलिक जी कहानी में लड़कियों की गलती है और जो लड़का बना हुआ था उसकी भी गलती है, और जो लड़कियां ऑनलाइन बिना सोचे समझकर किसी से शादी कर लेती हैं उनकी भी गलती है। राजेश ठाकुर हरियाणा से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। शीलनिधि शर्मा लिखते हैं आज की कहानी में एक नया किरदार था, लड़की से बना लड़का। शीलनिधि शर्मा हरिद्वार उत्तराखंड से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। सचिन चौधरी जी कहानी सुनते हैं। राजकिशोर चौरसिया हैं लिखते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबालेश्वर कहानी सुनते हैं। कटवा प्रदीप जी कहानी सुनते हैं। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। आज की जो कहानी मैंने आप लोग को सुनाई है ये आज ही की कहानी है, आज ही इसका खुलासा हुआ है। बहुत सारे लोग जो कहानी की फरमाइश करते हैं, तो अगर मैं आपकी फरमाइश की कहानी सुनाता हूँ तो फिर यही होता है। जैसा कि आज आप लोगों ने कमेंट्स में सुना होगा कि ये कहानी उन लोगों ने पहले सुन रखी थी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को वो कहानियाँ सुनाऊँ जो आप लोगों ने पहले ना सुनी हो, लेकिन आप लोगों की फरमाइश होती है तो उसे भी पूरा करना होता है। तो आप लोग मेरे लफ्ज़ों में भी सुन लिया करें, और आप लोगों को पता ही होता है कोई ऐसी कहानी सुनाता हूँ तो चूँकि क्राइम चैनल बहुत है तो किसी न किसी ने कवर करी होती है, तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाया करें, ऐसी वीडियोज़ को जो लोगों की फरमाइश होती है उसको भी वायरल कराया करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।